इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैग्नेटिज्म में कि अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर ले लिया, दिस इज अ स्ट्रेट वायर, और सपोज हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी इस पॉइंट पर, तो इसको इससे मिला दिया और ये वाली डिस्टेंस थी d के इक्वल। वो जो पॉइंट था वो वायर से d की डिस्टेंस पर था। एक बात और मान लेते हैं कि यहां पर जो करंट फ्लो कर रही होगी उस करंट की वैल्यू सपोज I के इक्वल है। ओके, तो हमें d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। अब वायर, अब तुमने कहा कि लेंथ का फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेंथ का फर्क हम लोग एंगल से निकालेंगे। अब यार लेंथ के हिसाब से एंगल चेंज होते जाएंगे। अब इसको 30 कर देंगे तो कुछ और लेंथ आ जाएगी, 40 कर देंगे तो कुछ और। तो यहां पर जो खेल होगा, क्योंकि फॉर्मूला कन्वीनियंट आता है, ठीक, तो यहां पर एंगल्स के साथ हमें डील करना होता है। ठीक, तो हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ यूज करके पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और उन फॉर्मूलों का जो कैसे इस्तेमाल करना है ये भी सीखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट मान लिया O, ठीक है, और इसको हम लोगों ने मान लिया अपनी y एक्सिस। इसको क्या मान लिया, y एक्सिस, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट यहीं पर लाई करेंगे। कुछ भी मान लो, x एक्सिस मान लो, l एक्सिस मान लो, क्योंकि हम तो dl की वजह से निकालते हैं। मैंने मान लिया y एक्सिस, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां से y डिस्टेंस पर, यहां से y डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो y में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, छोटा सा dy आएगा। O पॉइंट से y डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, लेंथ वाला वेक्टर, लेंथ वाला एलिमेंट, वो था dy। ठीक है, पहले हम इस dy की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे। अब वेरिएबल हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो थीटा का भी अपना कन्वेंशन, तो एक ही तरफ मानो। तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाला थीटा मान लिया, ये वाला थीटा मान लिया। मतलब हमें जो एंगल लिखना होता है वो L वेक्टर और R वेक्टर के बीच में लिखना होता है। तो बायो-सेवर्ट लॉ लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो एंगल लिखते हैं वो L वेक्टर और R वेक्टर के बीच में लिखते हैं। तो पहली बात तो मैंने थीटा ये क्यों माना है, ये बात समझ में आ गई होगी। जब लिमिट आएगी तो उसकी बात करेंगे वेरी कैसे करेगा। अब अगर वायर स्पेसिफिक लेंथ का होगा तो इसको हम लोग चलो पहले बोल देते हैं थीटा 1 एंगल था और ये थीटा। अभी मैंने ये वाला नहीं लिखा क्योंकि हम लोग मेजर ही कैसे कर रहे हैं, हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन के साथ इसका एंगल मेजर कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये थीटा 1 मतलब इसके साथ ये और इसके साथ ये वाला मेजर किया। कन्वेंशन नहीं बदलना चाहिए। चलो अच्छी बात है। अगर हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ लगाते और फिर ये बोलते कि इस छोटे वाले एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड dB बताओ, तो क्या dB लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। dB लिखना होता है तो हम लोग पहले तो लिखते वो वाला कांस्टेंट, कौन सा वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर ये पता करते कि इस एलिमेंट में कितना करंट है, तो इसमें जो करंट की वैल्यू आ गई वो I के इक्वल आ गई। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हम लोग लिखते हैं dl sin थीटा, तो dl अब की बार कितना था, वो तो dy था। dl कितना था, dy। यार फॉर्मूला कौन सा लगाना समझ रहे हो ना, हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। ओके, r मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, r था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r के इक्वल था। कोई दिक्कत नहीं अभी तक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कुछ किए नहीं। जो लॉ था रटा, लॉ तो लॉ होता है, रटा ही होता है एक तरीके का, उसी को पुट कर रहे हैं वैल्यूज। तो हम लोगों ने dl की जगह क्या लिखा, dy, क्योंकि हमें dy की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। अब लिखना है साइन थीटा, तो पहले याद आना चाहिए कि थीटा था क्या, थीटा dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल था, और इसलिए मैंने इसको थीटा माना था। तो dl का मतलब की बार dy वेक्टर है
और r ये वाला वेक्टर था। ठीक, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर का मतलब सिंपली आर स्क्वायर। वैसे हम लोग लिख सकते थे क्या, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और y को वेरी करा देते तो लेंथ में भी रिलेशन आ जाता। ऐसा नहीं आता, आता, बट मैं थीटा में निकालना चाह रहा हूं। ओके, थीटा में निकालना चाहते हैं, ठीक। लेकिन यार अभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो पहले चेक करो भैया कि जितने भी एलिमेंट है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या सेम आ रही है। अगर सेम आएगी तो मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, नहीं तो फिर वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो यार मैंने यहां पर थंब रखा और ऐसे फिंगर को पॉइंट आउट किया तो पुश करने की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गई, फिर यहां रखा तो भी आ गई, यहां रखा तो इन सारे एलिमेंट्स की वजह से इस पी पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं वो सारी अंदर की तरफ आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू ऑल द डिफरेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस वायर आर इन सेम डायरेक्शन। और जब वेक्टर हो सेम डायरेक्शन में तो तुरंत क्या करो, उनका कर दो समेशन, और उनका समेशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट की टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट की टोटल लेकिन ये कंटीन्यूअस लेवल पर है तो मैं समेशन ना कर करके इंटीग्रेशन लिखूंगा यहां पर। b इज इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी वाई इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यार जब हम लोगों ने ठान ही रखा है, जब हम लोगों ने ठान ही रखा है कि थीटा में ही निकालना है तो बाकी सारे वेरिएबल हटाओ। वैसे कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसको मैं L1 मानता, इसको मैं L2 मानता तो भी मैं निकाल लेता, तो भी आंसर आ जाता, पक्का आता बिल्कुल। मैं इस लेंथ को L1 मानता, इसको L2 मानता तो भी आंसर आता। तब मैं थीटा उड़ा करके L में वैल्यूज पुट करता। लेकिन ये थीटा वाला फॉर्मूला वाकई में अच्छा होता है, बड़ा सिंपल होता है याद करना, और बड़े बड़े क्वेश्चन में सीधे लगा दो, थीटा केवल चेक कर लो, इसलिए थीटा वाला रिकमेंडेड है, ठीक है। वो आ जाएगा तो ये भी आ जाएंगे। तो हमें तो लिखना था थीटा में, तो हमने सोचा यार ये y भी हटा दें dy और ये r भी हटा दें, क्योंकि r भी बदल रहा है, अगर एलिमेंट बदलेंगे तो r बदलेगा और y बदलेगा तो पोजीशन बदलती जाएगी। तो ये dy और r स्क्वायर अगर दोनों थीटा के टर्म्स में आ जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन dy थीटा के टर्म में आएगा जब y पहले हम लिखें, उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां से अगर y लिखना चाहें हम लोग तो ये लिखा जा सकता है, कुछ y और d में एक रिलेशन लिखा जा सकता है, और हमारे पास एंगल यही था। तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाला एंगल कितना हुआ, पाई माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हुआ, पाई माइनस थीटा। और ये कितना था, 90। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस पाई प्लस थीटा। मतलब ये एंगल आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। अब यार हमें लिखना था y, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कॉट में लिख लें। तो इस ट्रायंगल से मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं, क्या, कॉट ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, वैसे tan लिखना चाहिए, सॉरी, क्योंकि हमें तो y लिखना था, हमें y लिखना था तो कॉट क्यों लिखे, tan लिखते हैं, राइट, क्योंकि tan लिखेंगे तो y अपॉन दिस आ जाएगा, मतलब y अपॉन d इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये आ जाएगा tan ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2। इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानते होगे, फिजिक्स पढ़ने हो तो मैथ तो जानना पड़ता है। tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो मैंने एक माइनस बाहर निकाला और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक चीज मैंने और बताई थी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो माइनस कॉट ऑफ थीटा।
तो हमें हमें तो y निकालना था, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई यार, क्या बड़ी प्यारी सी अच्छी सी वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा। ये हमारे रास्ते को आसान करेगी। कैसे? इसी को हम कर देंगे डिफरेंशिएट, तो हमें मिल जाएगा dy। उस dy को यहां पर पुट कर देंगे। तो चलो भैया इसको डिफरेंशिएट करने चलते हैं, सारे लोग इसको डिफरेंशिएट करने चलते हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी। क्या तुम सबको पता है कि कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक माइनस तो पहले से था, उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया, और ये आ गया कितना? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो यहां से फिर dy की एक वैल्यू आ गई, यहां से dy की एक वैल्यू आ गई डी कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसका काम तो हमने तमाम कर दिया। दिस नो लॉन्गर एग्जिस्ट नाउ, और ये चला गया थीटा में कन्वर्ट होगा। ये भाई साहब ये और क्योंकि हम लोग जो इंटीग्रेशन करते रहे तो हम लोग ध्यान देते सिंगल वेरिएबल में है, तो इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से। अब आते हैं इन भाई साहब पर, आर स्क्वायर जो बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। तो आर को फिर कैसे लिखा जाए? आर को फिर कैसे लिखा जाए? तो आर को तो हम थीटा के फॉर्म में डी से रिलेट कर सकते हैं ना। तो अगर आर लिखना होगा तो क्या सोचेंगे? ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और आर और डी में अगर रिलेशन बना दिया जाए तो आर की वैल्यू डी के फॉर्म में आ सकती है। लेकिन इस वाले एंगल के लिए बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन हमें लिखना था आर। हमें क्या लिखना था? आर लिखना था। तो हम फिर कॉस नहीं लिखेंगे, हम फिर सेक लिखेंगे, क्योंकि कॉस लिखेंगे तो डी अपॉन आर आएगा, और सेक लिखेंगे तो आर अपॉन डी आएगा। और चाहिए क्या था? आर चाहिए था, तो क्या लिखेंगे? सेक लिखेंगे। चलो सेक लिखते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज कितना था? आर था, और बेस कितना था? डी था। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना होता है? सेक होता है। तो दिस इज इक्वल टू सेक। लेकिन एंगल कितना था ये जरूर ध्यान देना, थीटा माइनस पाई बाय 2। एंगल कितना था? थीटा माइनस पाई बाय 2। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, मतलब आर इज इक्वल टू डी, और दिस इज सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये तो पढ़ा होगा ना बचपन में जब छोटे रहे हो, कब? जब हाई स्कूल में 9th में रहे होगा। ओके, आर इक्वल टू डी कॉसेक थीटा। भैया आर भी गए, वो भी थीटा में आ गए, डी वाई थे वो भी थीटा में। आप सिंगल वेरिएबल में जब इक्वेशन दिख गई तो अब तो बिल्कुल खुशियां मना रहे होंगे, क्योंकि सारी समस्या तो यहां पर यही थी, ये भी बदलना है, ये भी बदलना है, यही बदलना है, क्या करें? तभी बोलते हैं प्लॉटिंग की जरूरत है, सोचना पड़ता है। क्या रैंडमली मैथमेटिक्स कभी शुरू नहीं करे जाते। शुरू करने पर कभी डेस्टिनेशन पर पहुंचो, कभी नहीं पहुंचोगे, लेकिन प्लॉट करके चलोगे तो पहुंचोगे। चीजें बड़ी सिंपल होती, बस हम लोग गड़बड़ खा कर देते। हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं, बिना समझे जंप करने लगते हैं। यार ये समझते नहीं, इसको रट लेते, बस सारी दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाती है। सीक्वेंस में चलो, कंटिन्यूअसली सोचो उसको, क्या आएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप ही सॉल्व। बस अब कुछ बचा नहीं है, अब प्रॉब्लम छोटी सी बची है। नाउ द फंक्शन कम्स आउट टू बी कितना? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, सब जगह i भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। इंटीग्रल, यार हम लोगों ने dy निकाला, देखो उठा ले गए कि नहीं, रखा हुआ है। तो dy की वैल्यू कितना लिखेंगे? dy की वैल्यू को लिखेंगे d कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू
डी थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मतलब था डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, ये था डी, ये कॉसेक स्क्वायर था, ये तो यार और ये डी थीटा था, तो एक कॉसेक स्क्वायर तो पहले भाग गया डर के, ये डी स्क्वायर से एक डी कैंसिल हुआ तो एक बचा। अरे यार इससे सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, इससे सिंपल इंटीग्रेशन अब 12th में मिल जाए ना तो फिर तो पेपर देना ही बेकार है, मतलब ही नहीं है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल, इंटीग्रल एक डी बचा था उसको उड़ा के बाहर कर लेते, वो कांस्टेंट था, और अंदर केवल बचा एक तो साइन थीटा और दूसरा डी। अभी एक समस्या है, लिमिट हम लोगों ने नहीं लगाई है, तो थीटा तो ये माना था, थीटा तो ये माना था, तो थीटा की इनिशियल लिमिट थी थीटा 1 और फाइनल थी थीटा 2। तभी मैंने बोला था इसको मत मानना, क्योंकि हमारा कन्वेंशन बदलता, हम लोग एंगल लिख रहे हैं आर वेक्टर और डी वाई के बीच का एंगल, तो यहां पर डी वाई वेक्टर ऊपर आएगा, आर वेक्टर इधर आएगा, तो ये वाला थीटा लिखना होगा ना कि ये वाला लिखना होगा। ओके, तो लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं म्यू नॉट आई, ये लोग बाहर बैठे बरामदे में इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि कब इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब अपर लिमिट लगाना है फिर लोअर लगाना। अब कभी ये मत कह देना कि मेरा तो मन था पहले लोअर लगा दे फिर अपर लगा दे, यहां पर मन की नहीं चलती। कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 1 लोअर लिमिट, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये जो बाहर माइनस बैठे थे ना भाई साहब, जो बीच में निकल के आए थे, इनको कर देते हैं अंदर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, दिस इज कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये तो फॉर्मूला आ गया, लेकिन अभी होल्ड करना भैया, जल्दबाजी मत करना। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना और कौन सा फॉर्मूला बेस्ट होगा ये सोचते हुए चलना है। ये फॉर्मूला हमने तब निकाला, अभी निकाला वैसे, ये फॉर्मूला हमने तब निकाला जब हमने एक साइड के एंगल्स लिए, इसको माना थीटा 1 और इसको माना थीटा 2। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अच्छा सोचो जरा, सोचो जरा, अगर हम ये वाला एंगल ले लेते थीटा डैश, तो थीटा डैश के टर्म में थीटा 2 कितना आ जाता? तब हम थीटा 2 को लिखते पाई माइनस थीटा डैश। जरा पुट करके देखते, जरा पुट करके देखते, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और थीटा 2 की वैल्यू थी पाई माइनस थीटा डैश। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो ये जो रिजल्ट आ गया बड़ा प्यारा सा रिजल्ट है, सिमेट्रिकल रिजल्ट है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डैश। इसका मतलब अगर वायर ऐसा हो, डी डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी हो, तो ये वाला एंगल थीटा 1 था और ये वाला एंगल थीटा डैश था, तो प्लस का साइन लगाएंगे, कॉस में लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब अब मैं फॉर्मूले बना रहा हूं, एक और बनाऊंगा अभी साइन वाला, फिर एक और बनाऊंगा लेंथ वाला, बताएंगे सब कौन सा सिंपल होगा वो तुम्हें सोचना है। मैं यही बताऊंगा बाद में कौन सा यूज किया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, पता सब होना चाहिए। अब यार देखो, इन सारी बातों को समराइज करते हैं, यहाँ पर इन सारी बातों को समराइज करते हैं।
यहां से डी डिस्टेंस पर एक बिंदु था P, मतलब एक पॉइंट था P, और इस पर करंट फ्लो कर रही थी I, और हमें उस पॉइंट पर लिखनी थी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या किया, ऐसे हमने मिला दिया। अगर हम ये वाले एंगल लिए थे, ये अल्फा था और ये बीटा था, अगर हम ये वाले एंगल लिए थे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आया था म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा, कुछ ऐसे तो आया था, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलो अगर ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। ठीक, अब वैसा करते हैं, कैसा करते हैं, वैसा मतलब करंट आई ऊपर थी। अब यार थोड़ा कलर बदल देते हैं, इसको मान ले अल्फा और इसको मान ले बीटा, तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले सेम है, मतलब एक सोचने का तरीका है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। ये यूज करना वैसे ज्यादा आसान रहता है, बट मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे और ऐसा दे दे, कहता है मेरे पास एक वायर है, इस पॉइंट को यहां से मिला दो, इस पॉइंट को यहां से मिला दो, और ये बोल दे कि ये मैंने अल्फा माना और ये मैंने बीटा माना है। अगर ये बोल दे तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ देना। अरे नहीं यार, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर ये अल्फा था, अगर ये अल्फा था तो ये 90 माइनस अल्फा, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बीटा था तो ये 90 माइनस बीटा। जब ये वाले एंगल थे तो ये वाला फॉर्मूला था। अच्छा रखते हैं जरा, क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन, कितनी बार लिखा रट गया होगा यार, अपने आप लिखोगे तो रटेगा और अच्छे से रट जाएगा। कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा, बट हमें ये वाले लिखने थे तो हमने लिखा कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। क्या लिखा, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, और फिर दूसरा वाला लिखा तो ये लिखना था, और वो था कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा। क्या मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा होता है तो ये बन गया साइन अल्फा और ये बन गया साइन बीटा। तो अगर इनके फॉर्म में लिखना है तो रिजल्ट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अब कौन सा तुम्हें प्यारा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है, ये तुम्हें सोचना है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ये एंगल दे दे, ये वाले तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये वाले दे दे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और ये वाले दे दे सामने वाले तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। अब तुम चाहो तो लेंथ के फॉर्म में लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो लेंथ के फॉर्म में लिखना होता तो सारी इक्वेशन को हम लेंथ में कन्वर्ट कर लेते y में, और y की वैल्यू को -L1 से +L1 तक इंटीग्रेट करते, खट से रिजल्ट आता, और ना आता तो यहां से भी लिख सकते। मान लो हमने ये लिखा, क्या, ये लिख दिया, तो सीधे लिख दो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थोड़ा सा कन्वीनियंस लेवल कम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल वाले फॉर्मूले के साथ डील करते। अब एक अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो एक एप्लीकेशन भी देख ही लेते हैं, राइट। क्या देखते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की साइड्स पर एक करंट फ्लो कर रही थी, और हमें इसके सेंटर पर, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो हमारे पास थे 4 वायर्स, एक AB था,
एक BC था, एक CD था और एक DA था। तो जो O पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो चारों वायर्स की वजह से आएगी। हमारे पास चारों वायर थे स्ट्रेट वायर, हमारे पास चारों वायर्स क्या थे? स्ट्रेट वायर्स थे। स्ट्रेट वायर का हमें फॉर्मूला पता है, मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूं वो cos θ1 प्लस cos θ2 वाला यूज करता हूं, अंदर वाले दो एंगल जो वायर के बगल में होते हैं। ठीक, तो हम अगर पहले इस AB वायर की मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB एट पॉइंट O, इसकी साइड लेंथ मान लेते A, इस क्यूब की साइड लेंथ A। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस, क्योंकि यार भैया जो फॉर्मूला निकाला था उसमें तो बाहर डिस्टेंस याद है कि भूल गए हो? म्यू नॉट I अपॉन 4πD आई थी ना। एक फॉर्मूला ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था cos θ1 प्लस cos θ2, ये वाला मैं लगाने जा रहा हूं, तुम्हारा जो मन है लगाओ। ओके, तो पहले तो ये मैं निकालना पड़ेगा, तो ये A था तो ये A/2 आ गया, पहला काम हो गया। फिर हमें ये वाले एंगल भी निकालने पड़ेंगे, तो ये तो 45 आ रहे होंगे, सबको पता है Q वाला मामला। ठीक, चलो लिख देते फॉर्मूला, म्यू नॉट करंट आई थी 4π, डिस्टेंस था A/2, cos 45 प्लस cos 45, cos 45 प्लस cos 45 मतलब 2 इंटू cos ऑफ 45, 2 इंटू cos ऑफ 45। क्या सारे लोग cos 45 की वैल्यू जानते हो? यस, जानते हो तो फिर ये भी सब जानते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, फिर ये वाला 2 इससे उड़ जाएगा और cos 45 आ जाएगा 1/√2। तो इस मैग्नेटिक फील्ड AB की वजह से जो थी वो म्यू नॉट आई और ये 1/√2 आ जाएगा। तो यार ये 4 उड़ गया था ना, यस, √2 इंटू पाई इंटू, ये एक वायर की वजह से इस O पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड थी। सुनना ध्यान से यार, अगर मैं दूसरे की भी निकालता तो क्या डिस्टेंस में कोई बदलाव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या एंगल्स में कोई बदलाव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दूसरे वायर की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यही आएगी। तीसरे वायर की बात करेंगे तो क्या डिस्टेंस A/2 है, θ1 θ2 क्या 45 है। इसका मतलब पहले दूसरे तीसरे की वजह से भी यही आएगी और वही आलम चौथे का भी होगा। ये डिस्टेंस भी नहीं बदली, ये एंगल भी नहीं बदले। इसका मतलब चारों वायर की वजह से O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अभी मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड से ज्यादा जरूरी उसकी डायरेक्शन है। सुनना, AB वायर पर करंट ऐसे था, ऐसे नहीं, ऐसे था, और पॉइंट था नीचे, तो धक्का देने की डायरेक्शन अंदर थी। EB वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। इस वायर की वजह से निकालनी हो तो क्या बताया था? अंगूठे को करंट के पैरेलल रखो, फिंगर को A की तरफ ले जाओ, फिर देखो धक्का देने की डायरेक्शन किधर है, तो वो भी अंदर है। इसका मतलब BC वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? अंदर। इसकी वजह से थंब ऐसे रखा, फिंगर से ऐसे करे, पुश करने की डायरेक्शन अंदर है, अंदर, तो इसकी वजह से भी अंदर। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन चारों वायर्स की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है। इसका मतलब सब जोड़ दो, तो सारे थे बराबर, 4 टाइम्स कर दो। देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई E। तो अगर एक बार और भी सॉल्व कर दे तो ये आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई इंटू E। ये आ गया, एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे मैंने एक रास्ता दिखा दिया है, मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस मेथड। ओके, मतलब बहुत से ऐसे